सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें ईएसआई से संबंधित जानकारी वीडियो के ज़रिए मैं आपको देते रहता हूं। आज का ये वीडियो आईपी पोर्टल के बारे में है। आईपी यानी इंश्योर्ड पर्सन, ईएसआईसी के बीमित व्यक्ति और लाभार्थी, उनको इंश्योर्ड पर्सन, उसका शॉर्ट फॉर्म आईपी कहते हैं। इंश्योर्ड पर्सन्स के लिए ईएसआईसी के वेबसाइट पे जानकारी का एक जरिया उपलब्ध करके दिया हुआ है, जिसमें ईएसआईसी के बीमित व्यक्ति अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बारे में ये वीडियो है। ईएसआईसी के बारे में अधिक जानते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत है, कोई जानकारी अधिक चाहिए या इन वीडियोज़ में कोई आपको कमी नज़र आती है तो वो भी आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आईपी पोर्टल क्या है, इसे कैसे एक्सेस करें, ईएसआईसी पोर्टल को एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन कैसे होगा और इस पे क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ईएसआईसी के आईपी पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपको ईएसआईसी के वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट गूगल क्रोम या फायरफॉक्स दोनों पे चलती है। ईएसआईसी का वेबसाइट पर दिया हुआ है www.esic.in। तो जब इस पे आप पहुंचते हो तो जो पेज ओपन होता है यहाँ पे दिखाया हुआ है। स्क्रॉल डाउन कीजिए और लेफ्ट साइड में ईएसआईसी लिंक्स है। ब्लू कलर में काफ़ी सारी लिंक्स आप दिखेगी, उसमें आईपी पोर्टल ढूंढिए। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के एरो से ये दिखाया हुआ है। आईपी पोर्टल की लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको अगला स्क्रीन आता है। ये एम्प्लॉई पोर्टल के नाम से आता है, जहाँ पे ब्लैक कलर के रेक्टेंगल में ये फ्रेम दिखाया हुआ है आपको, जहाँ पे यूज़र लॉगिन, यूज़र नेम, कैप्चा एक्सेट्रा दिया हुआ है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो यूज़र नेम इसमें आपका ईएसआईसी का जो बीमा क्रमांक या इंश्योरेंस नंबर बोलते हैं वो होगा। आपके पास ई पहचान कार्ड है तो उसके ऊपर इंश्योरेंस नंबर एक लिखा होता है, 10 डिजिट का लंबा नंबर होता है। इसको आप अपना यूज़र नेम करके इसमें डालें और कैप्चा दिया हुआ है नीचे, जो भी कैप्चा आएगा उसको आपको एंटर करना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर डाला 1101234567 और कैप्चा मुझे जो दिख रहा था, यहाँ पे ये ब्लैक कलर के सीरियल नंबर 1 पे आप देख रहे हो जिसने लॉगिन किया है उसका बीमा क्रमांक, और 2 नंबर पे लॉग आउट करने का ऑप्शन, और एम्प्लॉय डिटेल्स दिख रहे हैं आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले कॉलम में आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम, यूएचआईडी नंबर, डिस्पेंसरी नेम, रजिस्ट्रेशन डेट, करंट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, पहचान डन, प्रिंटिंग डन, नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स कार्ड्स डन एक्सेट्रा। ये सब इन्फॉर्मेशन है। बाद में राइट साइड में कॉलम में देखेंगे आप तो इंश्योरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी टाइप, फर्स्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, फ़ोन नंबर, पहचान प्रोसेस्ड डेट, प्रिंटिंग डेट, डुप्लीकेट कार्ड डेट, ये सब चीज़ें हैं इसमें। और उसके नीचे एम्प्लॉई ब्लू कलर में काफ़ी सारे ऑप्शंस है, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो ये तो ओवरव्यू हो गया। जब आप इनिशियली एंटर करते हो तो इसमें आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, आप अगर एम्प्लॉयमेंट चेंज कर चुके हो तो उसमें सबसे पहले आप ईएसआईसी में कब आए उसका डेट, फर्स्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट करके दिखाएगा। और एम्प्लॉयर ने आपका रजिस्ट्रेशन कब किया ईएसआईसी में उसकी डेट जो है वो रजिस्ट्रेशन डेट करके दिखाता है। और बाकी नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, डिस्पेंसरी आपने कौन सी चूज़ की, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखती है आपको। नीचे ब्लू कलर में जो लिंक्स दिए हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से 1, 2, 3 दैट इज़ एम्प्लॉय डिटेल्स, एंटाइटलमेंट टू बेनिफिट और कंट्रीब्यूशन डिटेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी भी बीमित व्यक्ति को बार बार काम आएंगी। अगर कोई लाभार्थी लाभ लेना चाहता है तो यहाँ से अपनी एंटाइटलमेंट या एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेक कर सकता है। इससे काफ़ी कुछ वो सीख सकता है और जानकारी पा सकता है। उसे ब्रांच ऑफिस तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं, और ऐसा बहुत कम होगा कि एक बार अगर इसमें आपको जानकारी पता चल गई और ये अगर करेक्ट है तो आपको बेनिफिट लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स, एंटाइटलमेंट टू बेनिफिट, कंट्रीब्यूशन डिटेल्स। तो एम्प्लॉय डिटेल में आपको क्या दिखता है, आप जब पहले ऑप्शन पे क्लिक करोगे एम्प्लॉय डिटेल के तो ये विंडो सामने आती है। यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है। अगर आप इसको ज़रा ठीक से एनालाइज करेंगे तो आईपी डिसेबल्ड है या नहीं है, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड है या सिंगल है वो, उसका जेंडर, पिताजी का नाम, उसके प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, बाद में उसकी डिस्पेंसरी, उसका नॉमिनी कौन है और उसके फैमिली पर्टिकुलर्स। ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है और आपको क्यों चेक करना है ये करेक्ट है या नहीं है,
इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ईएसआईसी के अंतर्गत बहुत महंगी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जो बीमित व्यक्ति ईएसआईसी के अंतर्गत ट्रीटमेंट लेने के लिए एलिजिबल है या जो भी कोई हित लाभ कोई पा रहा है, तो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है और ये जानकारी आपके नियोक्ता ने आपके लिए भरी हुई होती है। कोई भी बीमित व्यक्ति खुद की जानकारी ईएसआईसी को नियोक्ता के माध्यम से ही देता है। वो खुद कभी भी ईएसआईसी के ऑफिस में नहीं आता। तो वो ईएसआईसी के ऑफिस में जब हित लाभ लेने की ज़रूरत होती है तभी आता है। अदरवाइज़ ये जानकारी नियोक्ता बीमित व्यक्ति के बारे में भरता है और ईएसआईसी के साथ यही जानकारी तो होती है। तो अगर नियोक्ता ने यहाँ पे कुछ गलती करके रखी है या इस किसी भी फील्ड में डाली हुई जानकारी सही नहीं है और बेनिफिट लेने के लिए कोई बीमित व्यक्ति ईएसआईसी के शाखा कार्यालय या दूसरे किसी कार्यालय को या अस्पताल को अप्रोच करता है और ये जानकारी मैच नहीं होती है, तो वहाँ पे दिक्कत आना शुरू हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे नाम आपका यहाँ पे गलत हो गया है। आपका बैंक अकाउंट डिटेल और ये नाम, इसमें अगर डिस्क्रिपेंसी है, शाखा कार्यालय से देने वाला कोई भी नगद हित लाभ आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नाम और ईएसआईसी के रिकॉर्ड पे जो नाम है वो नाम अगर मैच नहीं होता है तो हित लाभ देने में दिक्कत आती है। शाखा कार्यालय ऐसे केस में कोई रिस्क नहीं लेता, आपको पहले तुरंत बोलेगा कि नाम चेंज करने के लिए ये करो, फिर आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा नाम चेंज करने का, तो इससे डिले होता है। डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम सेम, डेट ऑफ बर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे सुपर एन्यूएशन से रिलेटेड चीज़ें या एक्सटेंडेड सिकनेस में कुछ क्राइटेरिया है जहाँ पे 309 दिनों के ऊपर अगर कोई बेनिफिट लेना चाहता है तो वहाँ पे उस व्यक्ति की उम्र इम्पॉर्टेंट है, या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है जहाँ पे 60 एज के बाद अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं दिया जाता। तो उन सब चीज़ों में डेट ऑफ बर्थ आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए। वो अगर मैच नहीं हो रही है तो फिर बेनिफिट लेने में दिक्कत आती है। जब किसी बीमित व्यक्ति की एम्प्लॉयमेंट इंजरी या रोज़गार चोट की वजह से मृत्यु हो जाती है तो पेंशन फैमिली मेम्बर्स को मिलता है। अब फैमिली मेम्बर्स के नाम अगर किसी ने फीड नहीं किए हैं या उसमें मिस्टेक्स है तो वापस वो उनके रिश्तेदारों को सब चक्कर काट पीट के बहुत घूम घाम के वो सब रिकॉर्ड करेक्ट करने के लिए काफ़ी एफिडेविट तो गैजेट नोटिफिकेशन लाओ, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से फैमिली पर्टिकुलर्स भी करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बीमित व्यक्ति का जो हित लाभ ड्यू है वो उसका नॉमिनी ले सकता है, तो इसलिए नॉमिनेशन भी ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें तो शायद कम काम आए, लेकिन डिस्पेंसरी इमीडिएटली आप कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी है तो भागते हो डिस्पेंसरी में। नॉर्मल कोर्स में घर के पास वाले डिस्पेंसरी अगर इसमें नहीं है तो आपके पहचान कार्ड में भी नहीं दिखेगी। आपके पहचान कार्ड पे आपका डिस्पेंसरी का नाम नहीं दिख रहा है तो वहाँ के डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट नहीं देते। वो पहले आपको बोलते हैं कि जाओ इस पर डिस्पेंसरी का नाम डलवा के लाओ, तो फिर लास्ट मोमेंट पे आपको ट्रीटमेंट डिनाई हो सकती है। उसके आधार पे डॉक्टर आपको वापस भेज सकते हैं और इनकन्वीनियंस क्रिएट होता है। तो इसलिए ये सब जानकारी सभी बीमित व्यक्ति अपनी अपनी चेक करके रखे ताकि उनको हित लाभ लेने में कोई दिक्कत ना हो। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हमें एम्प्लॉय डिटेल की लिंक के थ्रू देखने को मिलते हैं और हम इसको वेरीफाई करके अगर इसमें कुछ भी गलत है तो वो करेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ अपने नियोक्ता को आप एक रिक्वेस्ट लेटर दीजिए कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन गलत दिख रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास भी है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इस IP पोर्टल पे ही आइए। ये इन्फॉर्मेशन आपके टेम्पररी आइडेंटिटी कार्ड पे होती है। किसी को टेम्पररी आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला है या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं या खो गया है, या कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू में एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार ज्वाइन कर लेते हैं और इन्फॉर्मेशन फैमिली की या नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन ये सब बाद में देते हैं। कुछ जगहों पे नियोक्ता के कर्मचारी है वो बोलते इतना इन्फॉर्मेशन कौन भरेगा, तो वो छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। तो ऐसे सब विविध कारणों की वजह से इसमें इन्फॉर्मेशन कम रहती है। तो ये आप अपना टेम्पररी आइडेंटिटी कार्ड चेक करो, उसमें देखिए कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट अप टू डेट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो नियोक्ता को डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूफ के साथ दीजिए वो, तो नियोक्ता इसको अपडेट करके आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन भर के नया पहचान कार्ड दे सकता है। और आपने जो चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट दी है वो एग्जीक्यूट हुई या नहीं, उस तरह से नियोक्ता ने आपके रिकॉर्ड में चेंजेस लाई या नहीं, वो आप इस पोर्टल पे आके वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से ये जानकारी आपको यहाँ से मिल पाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण ऑप्शन जो इसमें दिखता है वो एंटाइटलमेंट टू बेनिफिट, ये दूसरी ब्लू लिंक है। इस विंडो में जिस दिन आप ये विंडो खोल रहे हो उस दिन आप कौन कौन से हित लाभ के लिए प्राप्त हो ये जानकारी इसमें मिलती है। इसमें
याद रखिए कि जिस दिन विंडो खोल रहे हो उस दिन का एलिजिबिलिटी कंडीशन दिखाएगा। तो सामने जैसे आप देख रहे हो करंट पीरियड और उसके नीचे दिखा रहा है कि बेनिफिट पीरियड एलिजिबिलिटी, बाद में बेनिफिट स्टार्ट डेट, बेनिफिट एंड डेट, टोटल वेजेस, टोटल वर्किंग डेज पेड और पेएबल, कंट्रीब्यूशन पीरियड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन पीरियड टू। तो ईएसआईसी की जैसे बेनिफिट्स के लिए एलिजिबिलिटी जो है ये पिछले योगदान कालावधि में आपने कितने दिनों का योगदान दिया है उसके आधार पर आपकी बेनिफिट की एलिजिबिलिटी बेनिफिट पीरियड में तय होती है। बेनिफिट पीरियड क्या है, कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या है, उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो है इस चैनल पे आपको मिलेगा, वो देखिए। ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट रेट के नाम से वो वीडियो है, आपको ऊपर सजेस्ट भी हो रहा होगा, उसे आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेनिफिट पीरियड और कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या है। तो इसके आधार पे जो भी बेनिफिट के लिए आप एंटाइटल हो उसका डिटेल्स इस विंडो में आपको देखने को मिलता है। ये डमी रिकॉर्ड है, इसकी वजह से यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन और रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन किसी बीमित व्यक्ति का अगर कंट्रीब्यूशन भरा हुआ है तो वो कितने दिनों तक भरा हुआ है, उसने कितने दिन काम किया, उसके वेजेस कितने थे, ये सब चीजें यहाँ पे दिखती है। तो देखो यहाँ पे 3 कॉलम है, एक तो बेनिफिट टाइप, उसके अंदर मेडिकल बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, एनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट, ये सब चीजें दिख रही है आपको, सुपर स्पेशलिटी वगैरह। दूसरा कॉलम आपको दिख रहा है एंटाइटलमेंट स्टेटस, यस और नो, आप कौन से बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो ये यहीं पे दिखा देगा, यस और नो। तो इससे शाखा कार्यालय को अप्रोच करने से पहले ही आपको पता चल सकता है कि आप अगर सिकनेस के लिए अप्रोच कर रहे हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, या एक्सटेंडेड सिकनेस के लिए अप्रोच कर रहे हो या मैटरनिटी के लिए अप्रोच कर रहे हो तो उसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। तीसरे कॉलम में अगर आपका एंटाइटलमेंट नो दिखा रहा है तो उसका कारण लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैटरनिटी बेनिफिट, उसके आगे अगर नो आ रहा है तो यहाँ पे नॉट एन IW, यानी ये लेडी नहीं है या करंटली एम्प्लॉयड नहीं है तो उसके कारण नो आ रहा है। दूसरा लेस देन 9 months ऑफ इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट ऑन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, तो ये दूसरा कारण दिखा रहा है कि डेट ऑफ डिलीवरी अगर है तो वो 9 महीने के पहले ही आ रही है इसकी वजह से। और तीसरा कारण लेस देन 70 days ऑफ कंट्रीब्यूशन इन प्रीसीडिंग 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड्स, तो पिछले 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में 70 दिनों से कम योगदान किया है, ये कारण हो सकता है। तो ये सब पढ़ के जिसको समझता है वो अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रॉपरली जान सकता है और ईएसआईसी ऑफिस पहुंचने से पहले उसे पता चल सकता है कि वो किस तरह से उसे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बाकी हित लाभों के लिए भी जो शर्तें हैं वो इनडायरेक्टली यहाँ पे है। जिस किसी हित लाभ के लिए कोई एलिजिबल अगर नहीं है तो वो ना होने का कारण यहाँ पे दिखता है आपको, आप पढ़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी सभी को होना बहुत ही आवश्यक है, इसके आधार पे आप खुद की एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डिटेल्स है, आपके नियोक्ता ने आपके मजदूरी से कितना हिस्सा कट किया, वो ईएसआईसी को कितना भरा, किस राशि पे ईएसआईसी का योगदान हुआ है, तो वो डिटेल यहाँ पे दिखते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल पुराना रिकॉर्ड आप देख पाओगे। इंश्योर्ड पर्सन का नाम दिखेगा, उसका इंश्योरेंस नंबर दिखेगा और यहाँ पे आपको चूज करना है कंट्रीब्यूशन पीरियड के, यहाँ अप्रैल से सितंबर का कंट्रीब्यूशन पीरियड आप देखना चाहते हैं या अक्टूबर से मार्च तक का, और साल भी आप चूज कर सकते हैं। 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च एंड तक आप देख सकते हैं, और साल आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल पीछे जा सकते हैं, कोई भी साल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें अप्रैल से सितंबर 2020 अगर आपने सिलेक्ट किया तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 माह में हर एक महीने में आपका सैलरी कितना था और इस पे ईएसआईसी का डिडक्शन कितना हुआ और आपने कितने दिन काम किया है, वो डिटेल यहाँ पे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो हर एक आदमी अपनी सैलरी से जो डिडक्शन हुआ है वो और ये फील्ड टैली कर सकता है। जनरली हर महीने के 15 तारीख के अंदर नियोक्ता को ये रिकॉर्ड अपडेट करने पड़ते हैं और आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसमें देख सकते हैं, आपके नाम पे जो ईएसआईसी का भुगतान किया गया है वो सही है या नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विंडो है जहाँ पे आपको आपके योगदान की जानकारी मिलती है। तो अगर शाखा कार्यालय बोलता है कि नहीं आपका योगदान नहीं आया है या आपका अटेंडेंस कम है इसलिए आप एलिजिबल नहीं हो, या जैसे मैंने आपको पहले विंडो में बताया यहाँ पे एंटाइटलमेंट टू द बेनिफिट के लिए कुछ दिनों की आवश्यकता है या कुछ साल कंट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता है और वो अगर नहीं है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं वो रिकॉर्ड सही है नहीं है। फिर आपने कितने दिन काम किया है नहीं किया है, आपके सैलरी
स्लिप्स और यहाँ पे जो रिकॉर्ड दिख रहा है वो सब मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपने खुद ये जान सकते हैं कि आपके नाम से कितने दिन कितना पैसा भरा गया, कैसे भरा गया। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लेम का नंबर अगर शाखा कार्यालय आपको देता है तो उससे आप अगर पेड है या पे करना बाकी है वो आप देख सकते हैं। धन्वंतरी में काम लगभग बंद है। बेनिफिशियरी फीडबैक फॉर्म आप भर सकते हो, आप जिस कार्यालय में जाके आए उसके बारे में फीडबैक उस क्षेत्र को दे सकते हो। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्लेम क्रिएट करने के लिए जो लिंक है उससे आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए क्लेम जनरेट कर सकते हो। अटल बीमित व्यक्ति योजना जो है 30 जून को खत्म हो रही है, तो उसके बारे में कंटिन्यू करने का अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन उस लिंक के थ्रू आप अटल बीमित व्यक्ति योजना के लिए क्लेम डाल सकते हो। ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, आप उस पर क्लिक करोगे तो वो उसके बारे में जानकारी दिख पाएगी। तो ये लिंक से इजी है, आप इसके बारे में जानकारी रखने से आपको अपनी ESIC का हित लाभ लेने में ज़रूर सहायता मिलेगी और आप बाकी लोगों को भी गाइड कर पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ESIC का ये पोर्टल है जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की गई है। आप खुद अपनी पात्रता का सर्टिफिकेट, अपना कंट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें देख सकते हैं, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। मुझे यकीन है इससे आपको फ़ायदा होगा और ESIC से हित लाभ लेने में मदद भी मिलेगी। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में कोई भी कमी है या इसमें कुछ अधिक जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए या आप मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे अपने रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। बाकी भी वीडियो देखिए, उसमें भी अगर कुछ आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट चाहिए या आपको कुछ अधिक जानकारी मैं किसी मामले में दूँ तो ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक जानकारी आपको मिले। ESIC के बारे में अधिक जानकारी पाते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।